आप मुझे कॉल कर लेना। सो गुड इवनिंग वंस अगेन, नमस्कार, सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल और उसकी वर्किंग पढ़ लिया था। सभी को याद है ना? कोई भूला तो नहीं है? गैल्वेनिक सेल और उसकी वर्किंग सभी को याद है? जल्दी जवाब दें एक बार। गैल्वेनिक सेल और उसकी वर्किंग सभी को याद है? यस सर। है ना? गैल्वेनिक सेल में अगर भूल रहे हैं तो मैं एक बार, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर दो हाफ सेल होंगे, दो डिफरेंट मेटल की रॉड होंगी, उनको उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाएगा। ठीक है, लाइक अगर जिंक और कॉपर कॉम्बिनेशन है तो इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं। तो डेनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, यहाँ पर एक जिंक रॉड है और एक कॉपर रॉड है, तो डेफिनेटली हमने बताया था जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करेगा, वो रॉड। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक रॉड पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगी। तो जिंक रॉड पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रॉड में डिपॉजिट होंगे और जिंक रॉड से जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे। जिंक रॉड से जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे तो सोल्यूशन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, रॉड नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगी। तो ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात हमने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। और इधर कॉपर आयन की टेंडेंसी कॉपर में रिड्यूस होने की है, तो कॉपर आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू कॉपर। ये बात लास्ट क्लास में हुई थी। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग भी बताई थी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था एनोड से कैथोड की तरफ। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड हाफ सेल बोल रहे हैं, जहां रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड हाफ सेल बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगी। इस तरीके से ये हमारा सेल काम कर रहा था रिडॉक्स रिएक्शन पे। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। इसके अलावा हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो, इसके अलावा लास्ट क्लास में बात हुई थी कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हमने आपको बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था। नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कोई रूल नहीं होता है, लेकिन यूजुअली हम लोग यही करते हैं कि जो मोर रिएक्टिव है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिंक रॉड को हमने जिंक आयन में जिंक के सोल्यूशन में डिप किया है। अगर इनिशियली उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है तो ब्रैकेट में हम 1 मोलर लिख दे रहे हैं, और यहाँ जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। उधर राइट हैंड साइड में कॉपर आयन की इनिशियली कंसेंट्रेशन अगर हमने 1 मोलर ले रखी है, तो उसको अगर हमने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है, तो कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिखा, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन के टर्म्स में लिखा, और जिंक आयन और कॉपर आयन दोनों को हमने एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन था। इसके अलावा हमने सेल ईएमएफ आपको सिखाया था कि सेल ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। ई अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है तो ई नॉट ऑफ सेल जो हो जाएगा वो ई नॉट ऑफ कैथोड हो जाएगा माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, नॉर्मली हमने आपको बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ जो ई नॉट रखे जाएंगे वो दोनों ही किस टर्म्स में रखे जाएंगे? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में रखे जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे नॉर्मली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो यहाँ पर ई नॉट रखे जाएंगे वो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में रखे जाएंगे। तो अगर फॉर डेनियल सेल, मतलब अगर हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, फॉर डेनियल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डेनियल सेल में जो ई नॉट हो जाएगा, कैथोड यहाँ पर क्या है? कॉपर वाला है ना, कॉपर में रिडक्शन चल रहा था, तो कैथोड हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu+2/Cu, और एनोड जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन चल रहा था, तो जिंक वाला हाफ सेल एनोड हाफ सेल है Zn+2/Zn। इसकी वैल्यू हम लोग टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के रख देंगे। इसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट और इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। तो डेनियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में
जो ईएमएफ आता है वो 1.10 वोल्ट आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो कितना आता है? 1.10 वोल्ट आता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फॉर डेनियल सेल तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए हमको। इतना बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो बात है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये कैलकुलेशन, ये ईएमएफ, ये ई नॉट ऑफ सेल जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल है, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होगा। मैंने आपको ये बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब पढ़ा रहे थे तो बताई थी। लेकिन अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हम सेल का ईएमएफ ऐसे नहीं बता सकते। तो व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क नहीं कर रहा है, देन सेल का जो ईएमएफ होगा, नाउ द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा वो हो जाएगा ई सेल। वो कितना हो जाएगा? ई सेल होगा। अब ई नॉट ऑफ सेल नहीं लिखा जाएगा, वो ई सेल होगा। एंड ई सेल जो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब सेल काम नहीं कर रहा है तो सेल का ईएमएफ होगा ई सेल। एंड दिस ई सेल इज calculated with the help of Nast equation. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा जो टॉपिक है वो नस्ट इक्वेशन। तो आज की क्लास में जो हेडिंग पड़ेगी दैट इज नस्ट नॉट वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। और पहचान क्या है कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी पहचान क्या है? तो अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है दोनों तरफ सोल्यूशन की तो सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, देन फिर क्या होगा? हम लोग ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे, जो कि आसान होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है देन वी अप्लाई द नस्ट इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे पहले। यहां पर फिलहाल हम लोग नस्ट इक्वेशन की वैल्यू रख लेते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या है। तो नस्ट इक्वेशन इतना आप लोगों ने नोट कर लिया? यूज करेंगे व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब नस्ट इक्वेशन क्या है जरा उसको लिख लिया जाए। तो नस्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। अपने लेवल पे इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन अप्लाई करनी है। और ये जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये मान के चलिए हम लोग 100%, आप किसी भी मतलब पिछले 10 साल या 15 साल में किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, इस नस्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप किसी भी कोई भी रैंडम एक पेपर उठा के देख लो तो ये जरूर मिलेगा आपको। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सब अभी हम समझाएंगे आपको कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे रखना है। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इक्वेशन में हमें कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल जो हमें कैलकुलेट करना है। ई नॉट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता ही है, ठीक है, 2.303। आर यहां पर क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर यहां पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और भी वैल्यू होती है बट जूल पर मोल केल्विन के टर्म्स में यही रखते हैं हम लोग। ठीक है, टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है केल्विन में, और एफ आपका फेराडेस कांस्टेंट है 96500, और एन आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो एनोड से जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कॉपर 2 गेन कर रहा है रिडक्शन में, वो एन है। अब थोड़ा इसको एग्जाम में हम लोग
कैलकुलेशन उस समय उतना डिफिकल्ट ना रहे, उतना ज्यादा कैलकुलेशन ना रहे, तो कुछ वैल्यू यहाँ पहले ही रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -2.303। आर की वैल्यू हम पहले से रख लें 8.314, टेम्परेचर पहले से रख लें 298 केल्विन, एन की जगह अभी एन रखा रहने दो क्योंकि इक्वेशंस के हिसाब से एन बदलता जाएगा, और एफ आप लोग जानते हो कितना होता है 96500, और इसको ऐसे ही रखा रहने दो लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आप इस सब इक्वेशन को, ये सारी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये फाइनल होके इक्वेशन आएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फाइनल हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आई है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी सेल। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो आप लोग जानते हैं कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर होगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर आप 1 रख दोगे तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को भाई आप लोग? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर। ई सेल इज इक्वल टू E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 divided by n log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। पहले एक क्वेश्चन हम कर देंगे, फिर आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा कि मतलब एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, उसका ईएमएफ आपको फाइंड करना है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, बस ऐसे लिखा होगा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि हम ईएमएफ में ई सेल निकालेंगे कि ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम डेनियल सेल को ही ले लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा लेंगे सेल। अभी डेनियल सेल को ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डेनियल सेल को अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया है। तो जेडन जिंक रॉड को हमने डिप किया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और इस बार कंसंट्रेशन हमको 1 मोलर नहीं लेनी है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी तो फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया यार ये 0.1 मोलर है, मान लिया। ठीक है, और उधर जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन थी वो हमने मान लिया 0.01 मोलर है, अभी कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से। और ये कॉपर रॉड कॉपर आयन में थी और दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड थे। तो इस इक्वेशन, इस सेल को देख के आप ये समझ रहे हैं कि दिस सेल इज नॉट वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो जिंक आयन और कॉपर आयन, दे आर नॉट 1 मोलर, दे आर नॉट यूनिटी। तो अभी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें ई नॉट ऑफ सेल नहीं निकालना है, हमको ई सेल निकालना है। तो यहाँ पर ई सेल का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो सबसे पहले आप इस सेल को इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन है, जिंक वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है। तो अलग अलग हाफ सेल में आप रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कहते भी हैं कि दोनों हाफ सेल की इक्वेशन अलग अलग लिखो। तो जब जिंक को आप कहेंगे कि जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, ये इक्वेशन हो गई एनोड हाफ सेल की। ये इक्वेशन किसकी हो गई, एनोड हाफ सेल की इक्वेशन हो गई। दिस इज द एनोड हाफ सेल इक्वेशन। उधर कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। दिस इज द कैथोड हाफ सेल इक्वेशन। ये कैथोड हाफ सेल इक्वेशन है। और आप बता सकते हैं
कि ये जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी जिंक रॉड आपकी नेगेटिव होगी और कॉपर रॉड पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो ये जिंक जो है इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये जिंक रिप्रेजेंट कर रहा है रॉड को, सॉलिड रॉड को, तो आप चाहे तो उसके बगल में ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं, प्लस Cu+2, ये कॉपर आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर हो जाएगा Zn+2 प्लस Cu, और ये Cu कॉपर रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इक्वेशन अप्लाई करिए, तो ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, ई नॉट ऑफ सेल जो डेनियल सेल का है वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.1 वोल्ट होता है, पर चाहे तो फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा यहाँ पर, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये आप लोग जानते हो है ना, माइनस 0.0591, एन की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, एन की जगह पर हम 2 रखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं, log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट की इक्वेशन है और ये हमारी रिएक्टेंट की इक्वेशन है। प्रोडक्ट की इक्वेशन में आप देखिए एक जिंक आयन है और एक कॉपर रॉड है, तो यहां पर रॉड जो है उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ना होगी, वो तो सॉलिड है। तो जब हम कंसंट्रेशन रखेंगे प्रोडक्ट में तो हम किसकी कंसंट्रेशन रखेंगे, जिंक आयन की, रॉड की नहीं रखेंगे, जिंक आयन की रखेंगे, डिवाइडेड बाई इधर रिएक्टेंट में ये जिंक रॉड है तो इसको हटा दो, रिएक्टेंट में किसकी कंसंट्रेशन रखी जाएगी, कॉपर आयन की रखी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन सा होगा जहां रिडक्शन है, यानी कि वो कॉपर वाला, Cu+2/Cu, ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा नहीं तो कैलकुलेशंस बहुत गलत होती हैं। इन सब क्वेश्चंस में हम लोग वैल्यू तो सब कुछ सही कर लेते हैं लेकिन लास्ट तक पहुंचा नहीं पाते, मैक्सिमम मोर देन 50% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है। हम कॉपियां चेक करते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ सही करते हैं लेकिन लास्ट तक नहीं पहुंचा पाते। तो वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग कोई क्वेश्चन को लास्ट तक पहुंचाते ही नहीं है। हम इनिशियल 2-3 स्टेप कर लेते हैं और हमें लगता है कि अब हमें क्वेश्चन आ गया, हम उसको वहीं से छोड़ देते हैं। ये हमारी एक कमी है, मतलब ये होती है नॉर्मल, शायद हमने भी यही दिक्कतें रही होंगी, हमने भी इस तरीके से ही किए होंगे, तो हम बता पा रहे हैं आपको कि जब हमें न्यूमेरिकल की 3-4 स्टेप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब ये न्यूमेरिकल आ गया और उसको लास्ट तक नहीं ले जाते हैं, हमें लगता है कि वो टाइम की बर्बादी है, उतनी देर में 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। और इसी वजह से होता क्या है कि मोर देन 50% स्टूडेंट लास्ट तक न्यूमेरिकल पहुंचा ही नहीं पाते हैं, उनके कैलकुलेशंस नहीं हो पाती हैं, आंसर गलत आते हैं और फिर नंबर कटने ही कटते हैं। मतलब स्टेप मार्किंग में हार्डली, अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ तक आपको 1 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपके कट जाएंगे, तो वो अननेसेसरी के 2 नंबर फालतू के हमारे कटते हैं। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस में हम लोग ध्यान रखेंगे। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड में ये जिंक वाला है, लिखा रिडक्शन के फॉर्म में जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0295 आता है, लॉग बेस 10, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है और कॉपर आयन की 0.01 मोलर है। ठीक है, इधर आप वैल्यू रख दीजिए, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी जाएंगी ई नॉट ऑफ कैथोड और एनोड की, बट यहाँ हमने नहीं दी क्योंकि हम जानते हैं कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट होता है, यार 3 दिन से यही रटा रहे हैं, माइनस जिंक का 0.76 वोल्ट होता है, यही रटा रहे हैं, तो अभी मैंने लिखा नहीं है, वैल्यू याद है हम लोगों को, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चंस में जो होंगे वो देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 0.01 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻+2, यानी 10⁻1 हो जाएगा फाइनल, कैलकुलेट कर लेंगे ना आप लोग। तो ई सेल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.10 वोल्ट ब्रैकेट माइनस 0.0295 और ये हो जाएगा log 10, log 10 आपका 1 होता है। ठीक है, तो ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0295, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, दिस विल बी इन वोल्ट, ये आपका ई सेल आ गया। समझ में आई बात भाई, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं उसको ट्राई करेंगे और फिर हम आपको शीट दे देंगे तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर और डिस्कस हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
हटा दें स्क्रीन ये? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। और नॉर्मली टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस ही मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब 0.0591 रखा था, तो ये बात मैंने शायद बताई, आपको नहीं बताई। ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो R की जगह पर 8.314 रखा था और टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर रख के अभी फिलहाल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे सब रूम टेम्परेचर पे ही होंगे। एक आधे अगर कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे फंस जाते हैं जहां कहा गया है कि 50 डिग्री या 10 डिग्री, तब फिर हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मोस्टली क्वेश्चन में आप देखिएगा 25 ही दिया होगा। बट कुछ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जबरदस्ती गलत कराने के लिए होगा तो फिर वहां टेम्परेचर लिख दिया होगा 10 डिग्री या 50 डिग्री, तो फिर हमें यहाँ पर वैल्यू दूसरी रखनी होगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक सेल है, कॉपर रॉड, कॉपर सोल्यूशन में डिप किया है, 25 डिग्री पे ही है, ये वैल्यू दी गई है कि दिस सेल इज वर्किंग अंडर द एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो जरूरत नहीं है लिखने की, वो हमने लिख दिया है। यहाँ पर है दिस इज 0.0001 है ना मोलर Ag। अब पॉइंट अगर ये जैसे है ना 0.0001, 3 जीरो, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1/10⁻⁴, यानी 10⁻⁻⁴। तो इस 0.0001 को हम 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, तो जिससे कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। गिवन है ई नॉट ऑफ Cu plus 2 oblique Cu is plus का 0.34 वोल्ट और E नॉट ऑफ Ag plus oblique Ag is प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये ई नॉट गिवन है। और आपको ये ध्यान रखना है ई नॉट हमेशा किस टर्म्स में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होने चाहिए। ये ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो Cu से क्या हो रहा है, Cu+2, जरा ध्यान दीजिए, Cu से Cu+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज हो रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, Ag प्लस से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Ag। तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर +1 है। अब ऐसा होता है कि देखिए, जब रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं गेन उतने ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि इधर 2 निकले इधर 1 आएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के केस में हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो Cu प्लस 2Ag प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं, मतलब जितने रिलीज हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए। तो ये फाइनल इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ई सेल बराबर, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, और ई नॉट ऑफ सेल की जगह ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड कहाँ कौन सा होगा, जहां रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन आप देख रहे हैं इधर हो रहा है, सिल्वर वाले में रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी अगर कुछ नहीं बताया है कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन, तो जो हायर पोटेंशियल पे होता है उस पर रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ फिर भी हमें साफ दिख रहा है कि Ag प्लस से Ag मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये एनोड हो गया, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2,
log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, देखिए ये Ag रॉड है, इसको हटा दो, तो कंसंट्रेशन किसकी हो गई, कॉपर आयन की, डिवाइडेड बाई, इसको आप हटा दीजिए, ये Ag प्लस, और इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर में जाता है। ये काम आप लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने केसी केपी निकाला था, तो याद करिए, तो ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी कितना दिया है, 0.80 वोल्ट, माइनस सीयू का कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, लॉग बेस 10, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10 टू दी पावर -1, और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू दी पावर -4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू दी पावर -8। अब ध्यान दीजिए जरा, ई सेल 0.80 से माइनस करेंगे 0.34, तो कितना आएगा, 0.80 से 0.34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सर 0.46। कितना, सर 0.46। 0.46, तो 0.46 हो गया, ठीक है, माइनस 0.0295, और लॉग बेस 10, इधर 10 टू दी पावर -1 है, और ऊपर 10 टू दी पावर 8 है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 7, ठीक है, फिर 7 बाहर आ जाएगा, तो ई सेल बराबर 0.46 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.0295, 7, और लॉग 10 1 होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर इन वोल्ट। बेटा श्रिया याद रखिएगा, हमेशा कभी भी सेल का ईएमएफ नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर सेल का ईएमएफ चाहे वो ई नॉट या ई नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन गलत कर रखी है, सेल का ईएमएफ नेगेटिव नहीं आ सकता। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, बट पूरे सेल का ईएमएफ नेगेटिव नहीं हो सकता। 0.0295 इंटू 7, तो वो देख लेना कहां पे गलती करी है, कैलकुलेशन एक बार मैच कर लेना किस स्टेप पे गलती हुई है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई समस्या जल्दी बताइए। नो सर। समझ में आ गया ये, यस सर। बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ हाँ, इक्वल है, इक्वल है श्रेया, बराबर चल रहा है। एक्चुअली उसमें होता क्या है,